स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कल ये वाला टॉपिक यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। बिल्कुल एक बार ब्रीफली इसको निकालते हुए सामने से बता देते हैं एक बार कि जो भी चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के, उन सब को जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो है अपने पद से निष्कासित किया जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये बता दिया जाए कि इन्हें पद से हटाने का आधार है साबित कदाचार या असमर्थता। इनको अपने पद से इन आधारों पर हटाने के पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में जांच की जाएगी। साथ ही साथ एक चीज और यहां पर हमने देखी थी, कुछ ऐसे आधार भी हैं जिन पे केंद्र सरकार उन्हें अपने पद से हटा सकेगी, लेकिन इन आधारों पर पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की इंक्वायरी की कोई नीड नहीं होगी। ये आधार कौन कौन से? पहला, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, यानी दिवालिया घोषित हो। फिर हमने देखा था अगर वो जो है वो विकृत चित्त है और अपनी वो ऐसा कोर्ट द्वारा घोषित किया गया हो। इसके साथ हमने देखा था अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लेता है, उसमें इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड यानी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता हो। और पांचवा जो है अगर उसे मोरल टर्पिट्यूड के किसी ऑफेंस के लिए पनिश किया गया हो तो इन कंडीशन में उसे पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज यहां पर हम डिस्कस करेंगे आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में। तो आप जानते हैं हम लोगों ने यहां पर जो है आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, उनकी योग्यताएं, है ना, उनके संबंध में बात करी। आज हम यहां पर अध्यक्ष और सदस्य में यहां बात कर रहे हैं कि उनके साथ ही साथ अधिकारी और कर्मचारी कौन कौन है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिए, आयोग में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऑफिसर्स को और कुछ सर्वेंट्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। देखिए अगर आप देखें तो ये लोग जो हैं वो कोई छोटे लोग नहीं हैं, ये लोग काफी बड़े बड़े लोग हैं और ऐसी कंडीशन में अपने कार्यों को ये लोग सुचारू रूप से कर सके, प्रॉपर वे में अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करें, इसके लिए इन्हें यहां पर कुछ ऑफिसर्स, कुछ सर्वेंट्स ये भी प्रोवाइड किए गए हैं। और उन्हीं के बारे में यहां पर बात हो रही है कि ऑफिसर्स, सर्वेंट्स ये जो है वो इनको यहां पर प्रोवाइड करेगा। और ये प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हीं में से एक ऑफिसर हमने यहां पर देखा जिसे हमने कहा था कि ये तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी मेंबर सेक्रेटरी है, वो इसी श्रेणी में आने वाला है और इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि वो आयोग में सदस्य नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखिए प्लीज। अब यहां पर बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। मेन मुद्दा तो यही है, सभी लोग यहां पर इसीलिए, आप लोग भी इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि कल को आप ऑफिसर बने, बेहतरीन आपकी सैलरी हो और आप अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके। तो बस इसीलिए यहां पर ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनके वेतन भत्तों के बारे में चर्चा करना भी जरूर। फिर वही बात जो आपको बार बार बता रहा हूं वो एक बार फिर से बता देता हूं, इस एक्ट में, इस कमीशन में आपको कहीं भी प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा। सारी की सारी शक्तियां जो है वो भारत की केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार के हाथ में, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं। तो चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन और मेंबर्स का टर्मिनेशन हो या उनका रेजिग्नेशन हो या उनके सैलरी अलाउंसेस का डिटर्मिनेशन हो, इस सब कुछ केंद्र सरकार करेगी। और इसीलिए यहां पर ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। क्लियर हुई आपको बात? फिर एक बार रिपीट, यहां पर अगर आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल ब्लैंक हो आप, आपको कुछ भी याद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़कर नहीं जाना, तुक्के मारना, है ना। मैं आपको ही बोल रहा हूं एग्जाम प्रेशर के कारण अगर ऐसा हो जाता है कि आपको याद नहीं आ रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग में किसी की अधिकारिता पूछी है तो एक चांस आप वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ले सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कमीशन में सारी की सारी पावर्स सेंट्रल के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन चेयरपर्सन और मेंबर्स के सैलरी अलाउंसेस का डिटर्मिनेशन करेगी, वो निर्धारण करेगी। एक सवाल दूसरा जो हमारे दिमाग में उठता है वो ये है, क्योंकि इतना पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, उस वक्त तक हमारे दिमाग में सवाल उठता है, क्या ये सैलरी अलाउंसेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ने भारत की संचित निधि में से दिए जाएंगे या वो कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया की भारत की आकस्मिकता निधि में से दिए जाएंगे? तो इस सवाल के लिए यहां पर आपको एक जवाब ध्यान रखना है और वो ये है कि ये सारे के सारे वेतन भत्ते जो अध्यक्ष सदस्यों को दिए जाएंगे ये केंद्र सरकार द्वारा अनुदानों में से दिए जाएंगे, मतलब जो ग्रांट होती है उसमें से दिए जाएंगे, न तो ये संचित निधि में से दिए जाएंगे और न ही ये आकस्मिकता निधि में से। जितने भी सांविधिक आयोग आपके सिलेबस में डाले गए हैं उसमें मैक्सिमम आयोगों में, चाहे वो मानव अधिकार हो, चाहे राष्ट्रीय बाल अधिकार हो या चाहे हम जो राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ रहे हो, इन सभी में जो वेतन भत्ते हैं वो वेतन भत्ते जो है सांविधिक आयोगों में वो सब
अनुदान में से दिए जाएंगे। अब सवाल ये अनुदान क्या होता है? अनुदान मतलब क्या होता है? जब भी फंडिंग मतलब जब बजट पास होता है उस समय पर्टिकुलर कमीशंस को एक पर्टिकुलर पोर्शन दिया जाता है कि इसमें से आपको अपने जो सैलरी अलाउंसेस देने चेयरपर्सन मेंबर्स को, मतलब कमीशन को फंडिंग दे दी गई है और उसी में से वो सैलरी अलाउंसेस विड्रॉ किए जाएंगे। हर पर्टिकुलर आयोग जिसके लिए यहां पर अनुदान का क्लॉज किया गया उसके लिए यहां पर एक फंडिंग प्रोवाइड कर दी गई है, उसके लिए यहां पर वोटिंग हुई है, क्योंकि जो भारत की संचित निधि पर भारित है उनके लिए तो कोई वोटिंग होती ही नहीं, लेकिन जो अनुदानों में से दिए जाते हैं उनके लिए यहां पर वोटिंग हो जाती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट में से ही वो सारी की सारी चीजें यानी सैलरी अलाउंसेस ये सब कुछ यहां पर दिया था। तो अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यहां पर अनुदानों में से दिए जाएंगे सैलरी अलाउंसेस, या आपके सामने क्वेश्चन आ जाए भारत की संचित निधि में से दिए जाएंगे, या आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की आकस्मिकता निधि में से दिए जाएंगे, तो ध्यान दीजिए एप्रोप्रिएट आंसर वहां पर यही है कि जो सरकारी जो आपके केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया गया, जो ग्रांट्स प्रोवाइड की गई है, उन्हीं में से सारे के सारे सैलरी अलाउंसेस दिए जाएंगे। हाँ, बजट के टाइम ही इनका फंड जो है वो डिसाइड किया जाता है। आशीष, फंड पर वोटिंग होती है, जो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज अपॉन होती है चीजें, उन पर कभी भी यहां पर वोटिंग नहीं होती, लेकिन जो ग्रांट्स पर चार्ज अपॉन होती है उस पर वोटिंग हो सकती है। डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है बेटा, क्या नाम है आपका, निहारिका, निहारिका डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट प्रोविजन में हम लोग यहां पर अब डिस्कस करने जा रहे हैं प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, मींस प्रोसीजर व्हिच मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के 3 मार्कर में और प्री में फेवरेट क्वेश्चन है जो यहां पर आपको दिख रहा है, और ये क्वेश्चन आपके हर कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे महिला आयोग के साथ ना मानव अधिकार के या बाल अधिकार के किसी भी आयोग के साथ आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले किसी आयोग में आपको ये क्वेश्चन वहां दिखने को ना मिले, ये पॉइंट वहां देखने को नहीं मिले, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो देखिए जरा, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय किसके द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे? तो यह कार्य किया जाएगा सदस्य सचिव के द्वारा। मींस ऑल द ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ कमीशन शैल बी ऑथेंटिकेटेड डिटरमाइंड बाय मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी आप फिर रिपीट कर रहा हूं ये बात कि आप वापस कुछ क्वेश्चन अभी मुझसे मत पूछिए, जब मैं आपको बोलूं तभी आप आपके क्वेश्चन पूछिए, मेरी लिंक टूटती है। यहां पर मैंने आपसे बताया आयोग के जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, उन्हें ऑथेंटिकेट कौन करेगा, प्रमाणित कौन करेगा? तो यह काम किया जाएगा सदस्य सचिव द्वारा, जिसके लिए हमने देखा कि सदस्य सचिव जो है वो आयोग का एक ऑफिसर है, लेकिन वो आयोग का मेंबर नहीं। हमने यहां पर देखा कि ये जो मेंबर सेक्रेटरी होता है ये भारत सरकार के सचिव की श्रेणी का अधिकारी होता है, और इसका प्रमुख कार्य जो है वो इसका प्रमुख कार्य ही है सभी आदेशों और विनिश्चयों को प्रमाणित करना। अब सवाल ये प्रमाणित का मतलब क्या? तो ऑथेंटिकेट या प्रमाणित करने का मतलब यह होता है कि जब भी किसी पक्षकार पर यानी जो पार्टी सामने आई है उसको ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड करवाना हो, या जो भी ऑर्डर डिसीजंस अध्यक्ष द्वारा लिए गए हैं उन्हें पब्लिश करवाना हो, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करवानी हो, ये सारे के सारे मेजर फंक्शंस जो है ये यहां पर इस सदस्य सचिव द्वारा किए जाएंगे। और जब इन फंक्शंस को वो यहां पर करता है तो फिर हम यहां पर ये कहते हैं कि ये कहां से हो रहा है, ये जो हो रहा है ये आदेश जो है, निश्चय जो है, ये सब प्रमाणित किए गए हैं सदस्य सचिव के द्वारा। तो अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि पहले 1-2 बार पूछा गया है पर्टिकुलर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, तो वहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा होगा कि आयोग के सभी आदेशों और विनिश्चय का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। और जो गलत ऑप्शन वहां पर होता है वो बता दूं, जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो होगा आयोग का अध्यक्ष। जी नहीं, आयोग का अध्यक्ष ये काम कभी नहीं करता, ये काम हमेशा आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है, और इसीलिए यहां पर इसका काम बहुत प्रमुख माना जाता है, और हम ये कहते हैं कि यही जो है वो प्रोसीजर को डिटरमाइन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर ध्यान देंगे बच्चों आप लोग, जो नेक्स्ट प्रोविजन है उसके बारे में, आयोग के फंक्शंस। अब बेसिकली देखा जाए तो जो फंक्शंस ऐसे कौन कौन से हैं जिनको आयोग यहां पर करता है, जिनके लिए इस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो बात अगर मैं इनके फंक्शंस की करूं तो कॉमन फंक्शंस है, और अगर एक बात कमीशन के फंक्शन आपने याद रख लिए तो फिर आपको जितने भी स्टैट्यूटरी कमीशन है उसमें थोड़ा सा ही चेंजेस मिलेगा, बाकी सारे के सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन से फंक्शन है। पहला फंक्शन, महिलाओं की दशा सुधारने की सिफारिश करना। आई डोंट थिंक कि इसको कोई डिस्कस करने की भी जरूरत है, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया था कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग होता है उसका तो प्रमुख कार्य ही होता है महिलाओं की दशा सुधारना, और महिलाओं की दशा सुधारने के संबंध में सिफारिशें करना, सरकार के सामने रिकमेंडेशन सबमिट करना, यह काम कौन करता है? जो होता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी भी जेल, सुधार गृह या इसी प्रकार की कोई संस्था जहां पर जो विमेन है वो प्रिजनर्स के रूप में, कैदियों के रूप में रखी जाती है, उन जगहों पर जाना और उनका इंस्पेक्शन करना, ये काम भी कौन करता है? ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन करता। देखिए वैसे तो जेल बुरी ही जगह होती है, चाहे कोई सी भी जेल हो, लेकिन महिला जेल की स्थिति भारत में बद से बदतर है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पुरुष जेल के बजाय महिला जेलों की दशा और ज्यादा खराब है, और उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि महिलाओं के साथ अनैतिक काम जो होते हैं वो भी इन सब जेल में होते हैं। ऊपर से लगा के नीचे तक सिस्टम के कई लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, और इसलिए वुमेन जेल की कंडीशन बहुत खराब माने। साथ ही साथ हाइजीन का क्या है कंडीशन, वहां पर फूड जो लिविंग थिंग्स प्रोवाइड की गई है उनकी क्या कंडीशन है, इन सब कुछ चीजों को यहां पर इंस्पेक्शन करने का काम कौन करता है? ये काम करता है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और आज भारत में कुछ दशाओं में यह कहा जा सकता है कि जो वुमेन जेल्स है उनकी कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, और कहीं ना कहीं उसका कारण जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक वर्ड और आपके सामने यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जिससे यहां पर लिखा हुआ है रिमांड होम। ये रिमांड होम क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ऐसी लड़कियां जो 18 साल से कम एज की होती हैं और वो घर से भाग जाती हैं प्यार मोहब्बत या किसी भी चक्कर में, और ऐसी कंडीशन में जब उन लड़कियों को पकड़ा जाता है तो उन्हें जेल में नहीं डाला जाता, क्योंकि उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। उन्हें रिमांड होम यानी सुधार गृह में रखा जाता है, जहां से कि वो सुधर सके और उनके फ्यूचर को वो लोग बेहतर बना सके। तो ये सारा का सारा प्रोविजन जो है ये यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी कोई वुमेन जेल है, वुमेन रिमांड होम है, इस तरह की जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में जाना, इंस्पेक्शन करना और ये देखना कि क्या वुमेन के अकॉर्डिंग वहां रहने के लिए लिविंग कंडीशंस हैं या नहीं है, ये सब काम कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है बच्चों यहां पर जो वुमेन कमीशन करता है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में या अदर किसी भी लॉ में जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन को, उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करता है, और इसके बाद उनमें जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स है उनकी रिकमेंडेशन भी करता है। तो बच्चों आपको यहां पर ध्यान होगा कि जब हम लोगों ने ये पोर्शन स्टार्ट किया तभी मैंने आपसे एक बात बताई थी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को स्टैब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, और उसमें भी हमने यही पॉइंट देखा। तो अगर आपके सामने मेंस के 3 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के एस्टैब्लिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, तब भी ये आंसर है, या अगर आप फंक्शंस की बात करें तब भी ये आंसर है। तो इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज नंबर 3 वुमेन सेफगार्ड की बात करता है। इसमें स्टेट को ये पावर प्रोवाइड की गई है कि स्टेट वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए, चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉज बना सकता है, और इसीलिए यहां पर उसका एक सेफगार्ड माना। इसके साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखें तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 51A है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें भी वुमेन प्रोटेक्शन की, वुमेन सेफगार्ड की बात की है। उसमें एक क्लॉज मेंशन किया जिसमें उन्होंने कहा हमें ऐसे सारे ट्रेडिशन, सारी परंपराओं को रिनाउंस करना होगा, मतलब त्यागना होगा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध विचार, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनाई। साथ ही साथ अगर आप यहां पर पार्ट नंबर 9 या 9A देखें तो वहां पर वुमेन रिजर्वेशन का पर्टिकुलर क्लॉज बनाया गया है, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, इनमें। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोविजंस है, और इन्हीं प्रोविजंस के कारण यहां पर नेशनल वुमेन कमीशन जो है इनको रिव्यू करता है और नेसेसरी अमेंडमेंट्स की रिकमेंडेशन करता है। चलिए एक चीज और देखिए बच्चों, यहां पर ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात ना होती, लॉ की बात होती, तो इंडिया में कितने ही मेजर लॉस है, लाइक आईपीसी इंडियन पैनल कोड है ना, लाइक सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता,
इसके अलावा आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और भी ऐसे कई सारे लॉज हैं जिन सारे लॉज में स्पेसिफिकली वुमेन प्रोटेक्शन को लेकर कई प्रोविजंस हैं, उनको कई सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए। तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उनको रिव्यू करता है और जब जब नेसेसरी अमेंडमेंट की रिकमेंडेशंस होती है उनको रिकमेंड भी वो यहां पर करता है। देखते हैं नेक्स्ट में बच्चों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्लॉज जो है ना ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में दिक्कत दे सकता है अगर आप इसको यहां पर नहीं समझ रहे तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर उन्होंने क्या बताया, सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि किसी किसी कमीशन में आप देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर रहे हैं, किसी किसी कमीशन में आप देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे नेशनल कमीशंस भी आप देखेंगे जिसमें कि एनुअल रिपोर्ट भले ही कमीशन नेशनल लेवल का है, अपनी एनुअल रिपोर्ट वो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो यहां पर चूंकि बात नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हो रही है तो आप एक चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होगा वो अपनी एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। बार बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इस एक्ट में केवल और केवल सारी पावर सेंट्रल के ही हाथ में है, किसी और के हाथ में यहां कोई पावर नहीं दी गई। बात समझ में आएगा? तो यहां पर जितने भी जो उन्होंने सेफगार्ड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनके सारे में रिपोर्ट दी जाएगी। अब देखिए साल भर में जितने भी मामले आए जिसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की शिकायत दाखिल की गई, उन सारे के सारे मामलों में यहां पर कमीशन ने क्या एक्शन किए, क्या फंक्शंस किए, या जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए उन सेफगार्ड्स के संबंध में यहां पर कमीशन ने क्या फंक्शन किए, इन सब के लिए यहां पर एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, जिसमें वो बताएगा हर साल हमारे पास, इस साल में हमारे पास इतने मामले आए हैं, इन मामलों में ये रिकमेंडेशन दी गई, इन रिकमेंडेशंस पर ये एक्शन लिए गए, इस तरीके से जो है कंपनसेशन प्रोवाइड कराया गया, इन लॉ में अमेंडमेंट की रिकमेंडेशंस की, ये सारे के सारे प्रोविजन जो वो यहां पर एप्लीकेबल होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये तो बात हुई एनुअल रिपोर्ट की, लेकिन अगर कोई मैटर इतना अर्जेंट हो जिस पर स्पेशल रिपोर्ट की नीड हो तो फिर यहां पर वो एनुअल रिपोर्ट तक नहीं रुकेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी अपनी स्पेशल रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है, जैसा हुआ था एक वेरी इंपॉर्टेंट केस में विच इज नोन एज निर्भया केस। आई होप ये निर्भया केस से आप सभी एक्वेंटेड होंगे। ये 2012 में दिल्ली में हुआ एक रेप केस था, निर्भया केस, और इसके बाद नेशनल वुमेन कमीशन जो है एक एक्शन में आ गया और नेशनल वुमेन कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन अपनी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से की थी, और उसके बाद यहां पर बहुत सारे मेजर अमेंडमेंट्स लॉ में हुए जिनके बारे में अभी हम आगे यहां पर इसकी अचीवमेंट्स में देखेंगे। क्लियर? तो ये भी एक इसका एक मेजर फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में आप यहां पर बात कर सकते हैं कि जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह की पॉलिसीज बना रही होगी जो कि पॉलिसीज वुमेन मैटर्स में, तो यहां पर हमेशा ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसकी रिकमेंडेशन ली जाएंगी और उन रिकमेंडेशन को लेने के बाद ही यहां पर उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाए। अब आप यहां पर देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड है उन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए, उन्होंने यहां पर ये कहा रिकमेंडेशंस ली जाएंगी और उसके बाद अगर वो ठीक है तो उन्हें मान लिया जाएगा। क्योंकि मैं आपसे एक बात बता दूं, प्लीज डोंट माइंड, है ना, कोई भी बुरा नहीं मानिएगा, यहां पर जो है यहां पर कई बार नेशनल वुमेन कमीशन ने ऐसी बेतुकी बयानबाजी की है जिसके कारण उसे बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है। इसलिए मैं आपसे बता दूं, रिकमेंडेशंस की जहां तक बात है तो रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं, रिकमेंडेशंस मानना या ना मानना सेंट्रल के ऊपर छोड़ दिया। तो जब भी आप मेंस के लेवल पर पहुंचेंगे, और टॉपिक तो सेम है, अब अगर हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो मेंस में जाकर बदल नहीं जाने वाला, तो मेंस में भी जब आप नेशनल वुमेन कमीशन की बात करेंगे तो वहां पर उसकी शॉर्टकमिंग्स में, उसकी कमियों में आप इसकी बात कर सकते हैं कि जो रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती, और यहां पर सेंट्रल जो है वो आर्बिट्रेटरी बन सकता है कि रिकमेंडेशन मानना है या नहीं मानना। बट मैं आपको बता दूं, अगर सेंट्रल ने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मानी है तो पार्लियामेंट में इस बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा कि जो ये रिपोर्ट आई थी, एनुअल रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट, इसमें ये रिकमेंडेशंस की गई थी और उन रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शन गवर्नमेंट ने लिया। तो इन सब चीजों पे डिस्कशन वहां पर जरूर होता है। तो याद रखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बनाएगी फॉर द मैटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द वुमेन इंटरेस्ट, तो यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से उसकी रिकमेंडेशंस ली जाएंगी उन पर्टिकुलर पॉलिसीज को बनाने के पहले।
ठीक, तो ये बच्चों हमने देखे यहां पर फंक्शंस, उन फंक्शंस में यहां पर जो है हमने मेजर वही फंक्शन देखे जो फंक्शन स्पेसिफिकली विमेन इंटरेस्ट की बात करते, चाहे वो विमेन से रिलेटेड जेल्स वगैरह या रिमांड होम को रिव्यू करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, विमेन रिलेटेड लॉस का रिव्यू करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का रिव्यू करना हो, विमेन रिलेटेड मैटर्स पे कंप्लेंट सुनना हो, विमेन रिलेटेड मैटर्स में अपनी रिपोर्ट सबमिट करना हो, ये सारे के सारे मेजर फंक्शंस जो है इन नेशनल कमीशन फॉर विमेन के थ्रू ही किए जाएंगे। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि टॉपिक मेरा कंप्लीट होने को है और उसके बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जिनके जवाब आप ही को देने होंगे, इसलिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। और ये जितने बच्चे कमेंट करते हैं इनके नाम मैंने 2-3 के बिल्कुल रट लिए हैं। सबसे पहला टारगेट क्वेश्चन पूछते टाइम यही होंगे, क्योंकि जब इन्होंने मुझसे बहुत पूछे क्वेश्चन तो फिर मैं भी इनसे तो पूछूंगा ना। ओके, विवाद मतलब कोई भी मैटर है ना, दो लोगों के बीच का कोई भी विवाद, तो बहुत कॉमन शब्द है यार, मतलब कैसे समझाऊं आपको। ये विवाद जब भी कोई एक पर्सन ने कोई बात कही और सामने वाला उससे डिसएग्री हो गया तो आपस में दोनों के बीच में जो स्थिति बन जाती है उसको विवाद कहते हैं, बिल्कुल आम भाषा में यही मानकर चलिए आप, तो यही विवाद होता है। हाँ, डिबेट बिल्कुल है ना, कार्तिक डिबेट कह सकते हो आप। हाँ, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं प्रशांत कि क्या है वो विवाद, वो बता रहा हूं मैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट करता है विकास मेवाड़ा, सदस्य सचिव की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, वो यहां पर जो सचिव की रैंक ऑफिसर है उसको यहां पर अपॉइंट करता है। विनिश्चित और विनियमित शब्द का मतलब आशीष क्या बताओ यार? आम अर्थों में डिटरमाइन, जिसको आप बोलते हैं डिसाइड, डिसाइड वर्ड आप यहां पर ध्यान रखिए। और अगर आप इतने हिंदी भारी भरकम शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप यहां पर सीधा करिए कि वो निर्धारित करता है। तो विनिश्चित और विनियमित का मतलब निर्धारित होता है। हाँ दीपांशी, सैलरी तो फिक्स ही होती है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सैलरी तो फिक्स होगी ही होगी, बिल्कुल फिक्स होती है सैलरी। और कोई? चले बढ़ते हैं फिर आगे। अब बात करते हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में। प्रशांत, आपके इन विवादों का जवाब मैं बिल्कुल देने वाला हूं आपको, है ना। और उस देखिए विवाद, सोनू आपका सवाल जो है वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा बेटा। आयोग और केंद्र सरकार के बीच का विवाद, उनके बीच में विवाद होने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि आप ये भूल रहे हो कि यहां पर अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और जिसको सेंट्रल ने अपॉइंट किया, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं की कंडीशन यहां बनने नहीं दी जाएगी। 30 डेज के अंदर अंदर जनरली यहां पर जो है निश्चित उसका जवाब यहां पर मांगा जाता है। लेकिन यहां पर बात की जाए कि क्या 30 डेज से टाइम एक्सटेंड हो सकता है, तो यहां पर रीजनेबल रीजन से हो सकता है। अश्विन, एनडब्ल्यूसी क्या है? एनडब्ल्यूसी क्या हर राज्य में है आपने पूछा। आप पहले तो आप मुझे अश्विन ये बताइए एनडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए अश्विन, आपने जवाब नहीं दिया लेकिन कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैं बता दूं उसका मतलब है नेशनल कमीशन फॉर विमेन या नेशनल विमेन कमीशन। बोला आपने नेशनल विमेन कमीशन। अब जब नेशनल है तो वो स्टेट में कैसे होगा बेटा? उसके लिए तो स्टेट विमेन कमीशन होगा ना। तो आपका सवाल शायद ये होना चाहिए था कि क्या हर स्टेट में भी महिला आयोग है, राज्य आयोग है? तो उसका जवाब है हाँ, महिलाओं के लिए राज्य आयोग बनाए गए हैं, राज्यों में भी वो आयोग है। आप शायद उस पोर्शन में नहीं थे, आपने ध्यान से नहीं समझा। जब हम लोगों ने आपके सिलेबस को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में भी राज्य महिला आयोग है और हम लोग उसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों यहां पर उन अचीवमेंट्स की। देखिए आप लोगों में से कई जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इसकी कमियां क्या है, इसके विवाद क्या है, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि उसके अचीवमेंट्स क्या है, उसके बाद कमियां गिनाएंगे। तो सबसे पहला अचीवमेंट है महिला लोक अदालतों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों का सफलतापूर्वक संचार। बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने यहां पर विमेन लोक अदालत को कंडक्ट करवाया है नेशनल विमेन कमीशन। देखिए ध्यान दीजिए इस बात पे, यहां पर मैंने क्या बोला, एक लोक अदालत वर्ड मैंने यूज किया और ये आपके मेंस के सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक डाला गया, तो इसको हम यहां पर ब्रीफली समझ लेते हैं, बाकी मेंस जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। लोक अदालत का मतलब होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। अब आउट ऑफ द कोर्ट का मतलब मारपीट के थ्रू नहीं है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का मतलब यहां पर यह है
कि उस कोर्ट की लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाएगा और यहां पर जो है कोर्ट के जज के सामने दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेंगी और यहां पर जनरली ऐसे मुद्दे जो कंपनसेशन के होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो यहां पर डिसाइड होते हैं। एक एग्जांपल से समझ लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मैं इसको यहां पर डोमेस्टिक वायलेंस में ही लेकर जा रहा हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। मान लीजिए दो पर्सन है, ए और बी। ये ए जो है ये हस्बैंड है और बी जो है ये वाइफ है। इनके बीच में किसी तरह का कोई भी केस चल रहा है कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का। केस को टाइम हो चुका है, जब लोक अदालत आयोजित हुई तो ये दोनों अपना केस चाहते हैं कि वहां रख दिया जाए। अब यहां पर कोर्ट जो है उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन नहीं करेगा, किसने क्या कहा, कौन शराब पी के मारता था, कौन मां बाप से अलग करना चाहती थी, ऐसे सवालों की बात नहीं होगी। सिर्फ एक बात, हस्बैंड से आप अपनी वाइफ को कितना मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है, वाइफ से ये इतना मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है, क्या आप एग्री हैं? बस इस वाले मुद्दे पर जब दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाए, मान लीजिए हस्बैंड ने कहा कि मैं तो 10,000 रुपए जो है वो मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूं और वाइफ कहती कि नहीं मुझे तो 20,000 का मेंटेनेंस चाहिए, इससे कम में मेरा ब्यूटी पार्लर का खर्चा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालता है, दोनों के बीच सेटलमेंट करता, भैया 15,000 पे मामला सेटल करते हैं, आप दोनों अगर तैयार है, दोनों एग्री हो जाते हैं, मामले को यहां पर जो है क्वेश्चन में मान लिया जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो ये चीज यहां पर उन्होंने बताई कि यहां पर जो लोक अदालत है, महिला लोक अदालत है, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली कंडक्ट कराई और वुमेन रिलेटेड मैटर्स जो है वो यहां पर कई बार इन्होंने सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले अचीवमेंट में यहां पर बात करेंगे बच्चों हम लोग कि पर्टिकुलर महिलाओं के लिए इन्होंने वर्कशॉप, सेमिनार्स ये भी सब आयोजित किए। बिल्कुल स्पेसिफिकली जो ऐसे विमेन हैं, जो विमेन महिलाएं सताई हुई हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, चाहे उनके ससुराल में हुआ चाहे उनकी फैमिली में हुआ, इस तरह की विमेन्स के लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप वगैरह आयोजित करना, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, ये सारे काम भी इन्होंने यहां पर किए। नेशनल वुमेन कमीशन को इसके लिए भी यहां पर जाना जाएगा। ठीक है, एक और चीज देखिए बच्चों, यहां पर कुछ एक्ट्स के नाम आपको यहां पर बोर्ड पर नजर आ रहे हैं और ये पर्टिकुलर वो एक्ट हैं जिनमें उनके अचीवमेंट्स कहला सकते हैं। बिल्कुल, ये प्री में ये पोर्शन शायद उतना इंपॉर्टेंट ना रखे आपके लिए, लेकिन मेंस में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा कि क्या अचीवमेंट्स हैं। अगर आपके सामने उसकी प्रासंगिकता पूछ ली जाए तो आपको बताना। तो कुछ लॉज यहां पर मैंने बताया। सबसे पहला डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसके अकॉर्डिंग दहेज लेना देना मांगना सब एक अपराध। इसके साथ आता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, जिसे पीएनडीटी एक्ट जानते हैं। जब भी आप लोग कभी लेबोरेटरी वगैरह में गए होंगे तो यहां पर आपने एक बोर्ड लगा देखा होगा कि यहां पर बच्चे के बर्थ के पहले बच्चे के जेंडर का डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता। तो ये चीज जो है ये पीएनडीटी एक्ट का ही एक रूल है और उसी के थ्रू यहां पर ये चीज कही गई है। इसलिए उन्होंने यहां पर ये बताया कि पीएनडीटी एक्ट में भी यहां पर जो है यहां पर इन्होंने अपने मेजर फंक्शंस को किया। इसके साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ दैट इज नोन एज इंडियन पेनल कोड 1860, जिसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा इंडिया का लॉ यही है और इस लॉ में कई सारे ऐसे क्लॉजेस ऐड किए गए हैं जो कि वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और स्पेसिफिकली निर्भया रेप केस के बाद 2013 में इस लॉ में मेजर अमेंडमेंट हुए और आपकी सोच जहां तक जाती है उससे ज्यादा आपके एक्ट्स को यहां पर ऑफेंस बना दिया। बहुत सारे रेप की डेफिनेशन को तो खैर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनको यहां पर रेप में उन्होंने मेंशन करा। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट है ना, लैंगिक उत्पीड़न, लड़के का लड़की का पीछा करना यानी स्टॉकिंग, अगर कोई लड़की किसी प्राइवेट एक्ट में चाहे वॉशरूम में हो चाहे चेंजिंग रूम में हो, वहां पर अगर कोई लड़का उसे देखे, उसकी वीडियो बनाए, उसकी फोटो निकाले तो ये वॉयरिज्म, दृश्य रतिकता का अपराध, ये सारे के साथ। या अगर कोई लड़की किसी बस स्टॉप पर खड़ी है, कोई लड़का उसे देखकर कमेंट्स करता है, सीटी बजाता है, तो ये सारे के सारे ऑफेंस यहां पर ऐड किए गए आफ्टर रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन इन 2013। तो ये चीज, इसके साथ ही साथ 2018 में आसिफा के रेप केस के बाद एक बार और यहां पर रिकमेंडेशंस आए और इंडियन पेनल कोड में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और उन्होंने रेप को पर्टिकुलर कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने यहां पर कहा जिस भी लड़की के साथ रेप हो रहा है वहां पर जो ऑफेंडर होगा उसके पनिशमेंट का डिटर्मिनेशन इस बेसिस पर होगा कि लड़की की एज क्या। अगर लड़की की एज 12 ईयर्स से अबव है तो यहां पर मृत्युदंड के प्रावधान यानी डेथ पनिशमेंट के क्लॉजेस है। अगर लड़की की एज 16 से कम है तो ऐसी कंडीशन में भी यहां पर कुछ कंडीशन में डेथ पनिशमेंट है, कुछ में लाइफ इंप्रिजमेंट है। और अगर लड़की की एज 16 से ज्यादा है तो फिर यहां पर डेथ पनिशमेंट का कोई क्लॉज नहीं है। अगर लड़की जिंदा रह जाती, मर नहीं जाती, तो ये सारे के सारे क्लॉजेस इन्होंने यहां पर ऐड किए। तो ये सारा का सारा किसकी रिकमेंडेशन, ये सारी की सारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिकमेंडेशन। इसके साथ
राष्ट्रीय महिला आयोग ये जो पर्टिकुलर कानून है जिसके तहत इसका गठन हुआ उसको भी यहां पर ये रिव्यू करता है और जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स होते हैं उनकी यहां पर ये रिकमेंडेशन करता है। तो यहां पर ये चीजें इन्होंने मेंशन करी जो कहलाती हैं आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियां। चलिए, लोक अदालत में कैसे पास होते हैं मैटर, वो रविंद्र मंडलोई मैंने आपको बताया किस तरीके से मैटर चलते। बाकी डिटेल पे जब मेंस वाली क्लास में रहेंगे वहां डिटेल में जाएंगे, हम अभी टॉपिक से भटक जाएंगे बेटा। पीएनडीटी अधिनियम प्रशांत तिवारी, ये वो एक्ट है जिस एक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ये क्लॉज दिया गया है कि जन्म से पहले अगर कोई भी बच्चे की सोनोग्राफी करा के ये पता करना चाहता है कि ये लड़का है या लड़की है, उसको यहां पर अपराध माना गया। आप आज चाहो तो किसी भी लेबोरेटरी में चले जाओ, चाहो कुछ नहीं तो ब्लड टेस्ट ही कराना जाकर, तो वहां पर आपको एक बोर्ड जरूर दिखेगा जिसमें कि उन्होंने पीएनडीटी एक्ट का मेंशन किया होगा और वहां लिखा होगा कि बच्चे के जन्म से पहले यहां पर बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं किया था, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया था। तो ये चीज लोक अदालत किस तरह की बॉडी है, मतलब ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है, निश्चित है ना, क्योंकि इसमें जज तो बैठा है लेकिन वो जुडिशियली फंक्शन नहीं कर रहा है, वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर रहा है। तो ये क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती निश्चित। दीपांशी मैंने बताया ना 12 साल से लड़की की एज कम है तो मृत्युदंड के प्रावधान है, 12 से ज्यादा 16 से कम है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो क्लॉजेस है वो आपको बता दिए गए, और 16 से ज्यादा है तो फिर वहां पर अलग सजा। चलिए, क्लियर हुई ये बात आप लोगों को। अब बात करते हैं यहां पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में अलग अलग जगह पर पूछे गए हैं और आपको यहां पर उनका जवाब देना है। चलिए, सबसे पहला जवाब क्वेश्चन, फटाफट आंसर दीजिएगा, टाइम मेरा होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रियांशी, पूर्वी, विकास, अरे कितने गलत जवाब दे रहे हो यार तुम लोग। क्वेश्चन ये पूछा है क्या कि अधिनियम कब आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा है व्हेन वाज द नेशनल वुमेन कमीशन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। अगर पास पूछा है तो फिर आंसर क्या होगा? यहां पर क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन सही नहीं है, हिंदी सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1992 में ऑन 31 ऑफ जनवरी, बिल्कुल 31 जनवरी 1992 को इंडिया में कमीशन गठित हुआ और ये हुआ है 1990 के लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए प्लीज। What is the nature of नेशनल वुमेन कमीशन? कैसी है उसकी प्रकृति बताइए, संवैधानिक, असंवैधानिक, विधिक या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? कुछ लोग ए भी बीच बीच में बोल गए, ये ए वाले जो है जरा समझ लो ये संवैधानिक नहीं है। ओ वेरी गुड, एक ने तो बी बता दिया है ना, ये बी मतलब ऐसी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। सुनील यादव आप डी बोल रहे हो, बताओ इनमें से कोई नहीं है तो आपको क्या लगता है क्या होगा, कैसी प्रकृति होगी फिर इसकी? थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आप लोगों को समझना होगा, चूंकि यहां अभी आप पिछली स्लाइड में देखिए मैंने ये बताया अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर गठित हुआ, और मैंने आपको ये बात बता दी ऐसे सारे आयोग जिनका गठन किसी अधिनियम के आधार पर होता है वो सारे के सारे कैसे कहलाते हैं? वो तो सांविधिक अर्थात विधिक आयोग कहलाते हैं, मींस स्टैट्यूटरी। टीना मंडलोई, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ये दोनों कमीशन एक साथ हो ही नहीं सकते, इट मस्ट बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल। आपका ऑप्शन यहां ऐसा होना चाहिए था टीना। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां पर 1992 में जो एक लॉ बनाया पार्लियामेंट ने उसके बेसिस पर यहां पर इसे इन्फोर्स किया गया, इसे क्रिएट किया गया, इसलिए ये कैसा है? इसलिए जो है ये यहां पर एक स्टैट्यूटरी लॉ है, ये जो है एक सांविधिक निकाय। चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? हु शैल एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? बताइए, प्रेसिडेंट करेगा, सेंट्रल करेगा, स्टेट करेगा? ठीक, अब यहां मैक्सिमम बच्चों का सवाल का जवाब सही आ रहा है और इसका राइट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बता दिया, कोई डाउट नहीं, इस एक्ट में सारी की सारी पावर सेंट्रल के पास है, तो इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 सेक्शन 3 के में आप इसको पावर प्रोवाइड किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार की जाएगी? एनसीडब्ल्यू वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, या इनमें से कोई नहीं? सी,
पी। कुछ बच्चे सी, अमित साहू सी आप जवाब दे रहे हो बेटा, है ना, सी। भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, बिकॉज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है यहां पर भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य, हाउ मेनी मेंबर्स शैल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ध्यान से पढ़ के जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, सही आंसर मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, दैट इज 6। कुछ बच्चों ने बीच में 7 को भी लगा दिया, ये वो बच्चे जो ध्यान से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, देयर शैल बी 1 chairperson and 5 other members in National Women Commission. So including chairperson there are total 6 members in national। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? बताइए कितना होता है? ठीक, मैक्सिमम का जवाब सही है ना, यहां पर ये है 3 इयर्स का टेन्योर होता है, 3 साल का होता है, क्योंकि हमने यहां पर देखा था 3 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, यही होगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन का टेन्योर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, जयंती पटनायक या मोहिनी गिरी? ठीक, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जयंती पटनायक, बिकॉज ऑन 31 ऑफ अक्टूबर 1992 जब यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को कॉन्स्टिट्यूट किया तो यही लेडी मतलब जयंती पटनायक अपॉइंट की गई एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक और क्वेश्चन देखिए प्लीज, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? 10 जनवरी 1990, 10 जनवरी 1991, 10 जनवरी 1992 या नन ऑफ दिस? बिल्कुल, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस, बिकॉज वी ऑल नो कि 31 ऑफ जनवरी 1992 को किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को क्रिएट, यहां पर यही, इसलिए आंसर ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य को अपने पद से कौन हटा सकता है? हु मे रिमूव मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर केवल सेंट्रल के पास ये पावर है, इसलिए सही आंसर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही यहां पर चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट भी किया जाता है और उन्हें अपने पोस्ट से रिमूव। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? एनसीडब्ल्यू शैल सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू हुम? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नन ऑफ दीज? ठीक है, ये भी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट है यहां पर सही आंसर। कुछ बच्चों ने एक आध ऑप्शन गलत दिए, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, तो यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर सही है। अपनी स्पेशल और एनुअल रिपोर्ट दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है और ये आपकी 10th यूनिट का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसे कहा जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अच्छी बात है, आपको प्रशांत मजा आया तो, है ना, इसी तरह से मजे लेते रहिए। अगले टॉपिक में हम लोग आपसे मंडे को मिलेंगे तो कुछ नया पढ़ेंगे, पर इसको तैयार करके आइएगा। अब यहां पर जो है मैं आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता हूं, ठीक? चलिए, थैंक यू सो मच।